नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम लोकतंत्र में। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। लोकतंत्र में आज हम करेंगे बात भारतीय संविधान की, हम बात करेंगे 72वें गणतंत्र की, हम बात करेंगे लोकतंत्र की मजबूती की। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश के सामने बाहरी और आंतरिक चुनौतियां क्या क्या हैं। लोकतंत्र में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की, जिस संविधान को बनाने में बाबा साहब अंबेडकर को 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। जो संविधान किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। उस संविधान में अब तक 104 बार संशोधन हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं। सरकारों ने अपने अपने फायदे के हिसाब से उसे बदला है। संविधान संशोधन को लेकर कई बार सवाल भी उठे हैं, लेकिन बदलाव होते ही रहे हैं। इसे समझने की कोशिश करेंगे। हम भारत के संघीय ढांचे के बारे में भी आज समझने का प्रयास करेंगे। हम बात करेंगे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच रिश्तों की, साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि देश के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 130 करोड़ की जनसंख्या वाला देश भारत 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, जहां अनेक धर्म, अनेक समुदाय और अनेक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, जहां अभिव्यक्ति की आजादी, हर व्यक्ति को बोलने, अपनी बात रखने, अपनी मर्जी से धर्म बदलने, मर्जी से खाना पीना खाने की आजादी है। ये सब हमारे संविधान की खूबसूरती की वजह से हुआ है। दुनिया में हमारा संविधान सबसे अलग है, सबसे निराला है। देश के इतिहास में जिस तरह 15 अगस्त सबसे अहम है, उसी तरह 26 जनवरी का दिन भी बेहद खास है। ये दोनों तारीख राष्ट्रीय पर्व के रूप में हर साल मनाया जाता है। 26 जनवरी की तारीख का एक स्वर्णिम रिश्ता देश के संविधान से तो दूसरा गणतंत्र से जुड़ा हुआ है। संविधान के लागू होने के बाद से अब तक 104 संशोधन हो चुके हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से लागू किया गया। 26 नवंबर के दिन भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब तक 126 संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाए गए हैं, जिनमें से 104 संविधान संशोधन विधेयक पारित हो चुके हैं। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इस संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से लेकर गरीब सवर्णों को आरक्षण देने तक के लिए कई संशोधन किए गए। संविधान का पहला संशोधन तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 10 मई 1951 को पेश किया गया, जिसे 18 जून 1951 को संसद में पास करा दिया गया। संविधान के पहले संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों में कुछ परिवर्तन किए गए और भाषण तथा अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार आम आदमी को दिया गया। इस बीच कई बार संविधान संशोधन हुए और संविधान संशोधन पर सवाल भी उठे। 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2 दिसंबर 2019 को संसद में लाया गया था। ये भारतीय संविधान का 104वां संशोधन था। इसके तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया। साल 2019 में संसद ने नागरिकता विधेयक 2019 को पारित किया, जो राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अधिनियम बन गया। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने से संबंधित 124वां संविधान संशोधन बिल पास हुआ। भारतीय संविधान में समय समय पर जरूरत पड़ने पर संशोधन होते रहे हैं। जितने बार संशोधन हुए हैं, उतने सवाल उठे हैं। कई बार सियासी पार्टियां अपने फायदे के हिसाब से संविधान में संशोधन करती रही हैं, जो स्वच्छ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कई बार संविधान में बदलाव कर नए नए कानून लागू किए गए हैं, जिस पर टकराव भी हुए। संसद से सड़क तक सरकार के खिलाफ आवाजें उठी हैं। अभी हाल में CAA को लेकर देश को आंदोलन की आंच में झोंका गया। CAA कानून को लेकर महीनों तक सड़कें जाम रही। अब नए कृषि कानून को लेकर सड़कें जाम है। किसान कानून रद्द करने पर आमादा है, तो सरकार कानून को किसी भी कीमत पर रद्द नहीं करना चाहती। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कई बार सरकार संविधान संशोधन कर कानून बनाती है और देश की जनता विरोध करती है। हमारा देश इस वक्त पड़ोसी देशों की साजिश का शिकार हो रहा है।
भारत हमेशा पड़ोसी धर्म निभाता है, लेकिन हमारे दो पड़ोसी पीठ पीछे वार करते हैं। एक तरफ पाकिस्तान आतंकवाद के सहारे भारत की सरजमी पर खून की होली खेलता है, तो दूसरी तरफ विस्तारवादी चीन भारत की जमीन पर नजरें गड़ाए हुए है। हमारी बहादुर सेना दोनों सीमाओं पर दुश्मन की हर चाल को नाकाम कर रही है। चीन की हर चुनौती का करारा जवाब दे रही है। हमारी सेना भारत की संप्रभुता पर आंच नहीं आने देगी। हमारे शूरवीर दुश्मनों को हर मोर्चे पर जवाब दे रहे हैं, ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे संविधान की खूबसूरती बरकरार रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम हर तरीके से बहुत मजबूत हैं, लेकिन फिर भी 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर वो कौन सी चुनौतियां हैं जिनका सामना हमें करना चाहिए या जिनके लिए हमें तैयार होना चाहिए। बेहद खास मेहमानों का खास पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। मैं आपका तारुफ पहले करा दूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर साहब, रक्षा विशेषज्ञ हैं। प्रोफेसर मनिंदर ठाकुर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जस्टिस MN वेंकट चलैया मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत। सबसे पहले MN वेंकट चलैया जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। सर, गणतंत्र के समक्ष चुनौतियों पर बात करने के लिए पूर्व प्रधान न्यायाधीश आप हैं ही मेरे साथ, तो आपसे मैं जानना चाहता हूं सर कि भारत राज्यों का एक संघ है, ऐसे में केंद्र और राज्यों के बीच सामंजस्य और सौहार्द बनाए रखना कितना जरूरी है। देश को मजबूत बनाए रखने के लिए केंद्र राज्यों के रिश्ते मजबूत होने चाहिए, संविधान में भी आपसी तालमेल होना चाहिए। सर, लेकिन हाल के दिन की बात अगर हम करते हैं तो केंद्र और राज्यों के रिश्तों में टकराव की स्थिति देखने को मिलती है। आप इस पूरे घटनाक्रम को और खासकर संविधान और गणतंत्र के परिप्रेक्ष्य में इसे कैसे देखते हैं सर? The Indian Constitution is strong enough to take care of it. It can be federal when it is desirable to promote federalism. It can be unitary in times of crisis where the country has to be managed in times of serious opposition from outside. Therefore, the Indian Constitution framework is resilient. 70 years it has been tried out. जी। I think the next generation of Indians, with the experience they have had, जी, will manage it much better. जी। And I am sure जी। the country has a good future. ठीक सर, तो आपने अपनी बात कही, शुक्रिया आपका। हमारे साथ प्रोफेसर मनिंदर भी हैं। प्रोफेसर मनिंदर, आज हम आजाद हैं और पूर्ण गणतांत्रिक ढांचे में स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके आगे की चुनौतियों का विश्लेषण करने की बात अगर की जाए तो आपका एनालिसिस क्या है सर? कौन सी वो चुनौतियां हैं जो फिलहाल आपको दिखाई देती हैं? मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी, बोलिए सर। सबसे बड़ी चुनौती है भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को अंडरमाइन किए जाने का। ऐसा मुझे लगता है। उसमें बहुत सारी बातें आती हैं। पहली बात है कि भारत में जो संविधान निर्माता थे उन्हें ये बात समझाती थी कि यहाँ पर संपत्ति का कि एक आदमी के हाथ में आना सही नहीं होगा या कुछ लोगों के हाथ में आना सही नहीं होगा, इसलिए उन्होंने हमेशा मोनोपोली के खिलाफ एक व्यवस्था कर रखा था। अभी पूंजीवाद के विकास की कहता है ये इनइक्वालिटी को बहुत बढ़ा दिया है। हमारा विकास तो हुआ है, हमारी आर्थिक नीतियों के कारण हमारा जो आर्थिक संपन्नता हमारी बढ़ी है, लेकिन वो आर्थिक संपन्नता कुछ लोगों तक सीमित हो जा रही है। आम लोगों तक उसकी पहुंच उस हिसाब से नहीं हुई है जिस हिसाब से होनी चाहिए। इसलिए लोग ये कह रहे हैं कि हमारी इनइक्वालिटी इंडेक्स में हम काफी आगे आ गए हैं। तो ये एक बड़ी समस्या हमारे यहाँ है, क्योंकि यदि हमारा इनइक्वालिटी बैलेंस नहीं हुआ तो फिर सोशल क्राइसिस की संभावना बनेगी, जो हम अभी कई बार देख भी रहे हैं जी। और साथ में यदि जो राजनीतिक नैतिकता है वो कम हो गई। नीति निर्देशक तत्व तो राजनीतिक नैतिकता को बरकरार रखने के लिए बनाए गए थे, यदि वो कम हो गई तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और राजनीतिक नैतिकता की कमी दोनों मिलकर हमारे लिए बहुत एक्सप्लोसिव सिचुएशन बन सकता है। जी, ठीक है। कोचर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कोचर साहब, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, इन तमाम क्षेत्रों के हिसाब से हमारे गणतंत्र के आगे आपको कौन सी वो चुनौतियां दिखाई देती हैं जो इन तीनों ही क्षेत्रों को कवर करती हुई नजर आती हैं?
देखिए, हमारी जो डेमोक्रेसी के जो 3 पिलर हैं, जी। वो है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तीनों पिलर्स को मजबूत होना हमारे देश के लिए बहुत ही जरूरी है। जी। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारी है, ये इतनी मजबूत है और सारे प्रोविजन इस कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में जितने भी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे रही हैं, जी। वो इन तीनों पिलर्स को अच्छी तरीके से एक ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के साथ निभाना चाहिए। जी। और स्पेशली अगर जुडिशरी की बात करें, एक कॉलेजिएट सिस्टम अभी इसमें लाया गया है, जिसमें जजेस को हम इलेक्ट करते हैं, और ये सिस्टम टोटल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और हाल ही में हमने इसको देखा, 1-2 साल पहले जजेस ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अपने जितने भी उनकी प्रॉब्लम्स थी वो देश के सामने लेकर आए थे। जी। तो ये जुडिशियल सिस्टम का जो रिव्यू है, ये बहुत ही जरूरी है। और दूसरा जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है आज की डेट में, रिसेंटली बिहार में इलेक्शन हुए थे और उसमें 33% जो वहां पे एमएलए इलेक्ट हुए थे, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था। और अगर हम इन चीजों को नजरअंदाज करेंगे तो ये जो हमारा लेजिस्लेचर है जी, ये एक बिल्कुल सही तरीके से जुडिशरी को और उसको डेमोक्रेसी को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। सबको ये कोशिश करनी को पड़ेगी और हमको प्रण लेना पड़ेगा आज जी, रिपब्लिक डे के दिन, कि हम अपने देश में ऐसे नेताओं को लेके आए जो सर्विस बिफोर सेल्फ का मोटो रखते हैं। हम जब फौज में हम कोचर साहब भर्ती होते, कोचर साहब, लेकिन आपको लगता नहीं ये तो बहुत आदर्श स्थितियों की अब बात कर रहे हैं ना, ये तो बहुत आदर्श स्थितियां हैं, लेकिन मौजूदा परिवेश में क्या इस तरह की स्थितियों की कल्पना, इस तरह की स्थितियों का आभास हम बहुत आसानी से कर सकते हैं क्या? ये तो बहुत मुश्किल दिखाई देता है सर, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। देखिए, कोई भी अगर आप अपने लाइफ में अपना गोल रखते हैं, शुरू में वो हमेशा मुश्किल लगता है। अगर हम ये जागरूकता पैदा कर सके हमारे देश के नागरिकों में जी, तो इसको मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऑब्स्टिकल हमारे सामने ऐसा रहेगा जिसको हम पार नहीं कर पाए। ठीक है, ठीक है सर, आप रहिए मेरे साथ। प्रोफेसर मनिंदर भी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब, कई बार लगता है कि जो गणतंत्र है वो गणतंत्र हो गया है और गण पर तंत्र पूरी तरह से हावी हो गया है। सर, अगर ये स्थिति है तो फिर आने वाले समय में इसे एक बड़ी चुनौती के रूप में क्या हमें देखना चाहिए? ये हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है क्या सर? हमें जागना होगा यहीं पर? प्रोफेसर मनिंदर, आवाज आपको मेरी मिल रही है? चलिए, आवाज शायद मेरी उन तक नहीं जा पा रही, लेकिन कोचर साहब हमारे साथ मौजूद है। कोचर साहब, क्या आपको भी इस तरह का आभास होता है? क्या लगता है कि वाकई जो हमारा गणतंत्र है वो गणतंत्र हो गया है और गणों पे, गण पर तंत्र हावी हो गया है? अगर ऐसा है तो सर इसकी असल वजह क्या है फिर? तो इसकी असल वजह है कि जो हमारा नेशनल कैरेक्टर जो है, जो हम अपना जो एजुकेशनल सिस्टम को लेके चलते हैं, बिकॉज कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है उसको ग्रास रूट से टैकल किया जाता है और उसको ऊपर से नहीं टैकल किया जाता, उसको
बॉटम्स अप अप्रोच होती है। जी। ये अगर हम अपने बच्चों को अच्छी सीख देंगे, एक अच्छा एजुकेशनल सिस्टम जिसमें मॉरल्स और वैल्यूज पे ज्यादा अगर फोकस रहेगा, तो मुझे नहीं लगता कि हाँ ये जरूर इसमें टाइम लगेगा, पर मुझे नहीं लगता कि हम ये जो अपने करप्शन है जो हर एक जगह है, हम इस सिस्टम को। सर लेकिन इन विषयों पे तो हम लगातार बात करते रहे हैं और आज से नहीं सालों से बात होती रही है, तो क्या किसी भी तरह की कमी आपको नहीं दिखाई देती, या फिर असल में जिस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए उनमें कहीं ना कहीं शिथिलता है, हम उतनी कन्विक्शन के साथ वो कर नहीं रहे असल में? देखिए, जापान को इंडिपेंडेंस इंडिया के साथ साथ मिली थी। आज आप देख सकते हैं कि जापान जो इकोनॉमिक स्थिति में है वो कितना आगे है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे है जी। आज हमारी डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो मुश्किल से अबाउट 15 या 20% जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है। ठीक है। सब कुछ हम बाहर से लेके आते हैं, और अगर आप इसको अंदर इसको झांके अपने में जी, तो आपको अपने आप ही इसको रियलाइज होगा कि हमने अपने सिस्टम्स को, अपनी इसको ब्यूरोक्रेसी को, और हमारे जितने भी इसको ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमने उनको इतनी ज्यादा पावर दे रखी है कि वो बिजनेस को इंडिया में पनपते ही नहीं देते। हर एक स्टेज पे एक ब्लॉक है जी, इस रुकावट है जी। और ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है हमारा हिंदुस्तान का, हम 140 और 150 की पोजीशन में है वर्ल्ड में आज। इसको क्यों है, आपने इसको एनालाइज नहीं किया कि हम क्यों है इस पोजीशन में आज? बिकॉज जब तक हम अपने सिस्टम्स को सही नहीं करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में नहीं आ सकता। हम जितने रूल्स बना लें, अभी 76% FDI हमने डिफेंस इंडस्ट्री में कर दिया है, पर बिगेस्ट चैलेंज हमारे लिए यही है कि हमारे देश में बाहर से लोग आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है सर, ठीक है। तो बातें जो हों, जो नीति निर्धारक के हिसाब से हों, और उन्हीं के हिसाब से आगे बढ़ने की जरूरत भी है। कोचर साहब मेरे साथ रहेगा, सीनियर जर्नलिस्ट वेद प्रताप वैदिक भी जुड़ रहे हैं। एक ब्रेक के लिए फिलहाल हम रुक रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे बेहद खास मेहमानों के साथ ब्रेक के उस पार भी। तो बात हो रही है 72वें गणतंत्र की, हम और आप उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं कल, लेकिन उसकी पूर्व संध्या पे आज हम असल में विश्लेषण कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि उस गणतंत्र के आगे कितनी चुनौतियां हैं और वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिनको हमें पार करना है। बेहद खास सामान लगातार हमारे साथ बने हुए सीनियर जर्नलिस्ट वेद प्रताप वैदिक भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। वैदिक सर, असल में गणतंत्र के आईने में जब करोड़ों लोग एक साथ निहारते हैं तो कुछ मुट्ठी भर लोग तो मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है सर जिनके चेहरे पे उदासी के बादल छाए हुए हैं। उनके चेहरों पे मुस्कान लाना कितनी बड़ी चुनौती आज के इस मौके पे आपको दिखाई देती है सर? देखिए, आज का दिन संविधान दिवस है जी, और इस अवसर पर हमें हमारे संविधान की खूबियों और कमियों दोनों पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल। खूबियां तो ये है कि 72 साल में एक ही संविधान जो चला आ रहा है अभी तक चल रहा है। अपने पड़ोसी देशों पे नजर डालें तो 5-5, 6-6 संविधान वहां बदल गए, और संविधान के बावजूद वहां तख्ता पलट होते रहे। जी। भारत में न तो आज तक कभी तख्ता पलट हुआ, न उसकी कोई कोशिश हुई, और जो संविधान हमारा मूल था वो आज भी चल रहा है। और इतने बड़े देश का संविधान चल रहा है, इन सारे पड़ोसी देशों को जोड़ लें तब भी वो हमसे छोटे हैं। तो ये एक बहुत क्रेडिटेबल बात है, बहुत ही सम्मान की बात है भारत के लोकतंत्र के लिए। लेकिन हमारे संविधान में असंख्य कमियां हैं,
जिनको गणतंत्र दिवस पर हमें विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए कि उनको कैसे बदलना। जैसे हमारे यहाँ जो सरकारें बनती है, आज तक एक भी सरकार ऐसी नहीं बनी है सबसे लोकप्रिय सरकार, जिसको सबसे ज्यादा सांसद जिसके जीते थे, वोट मिले थे, एक भी सरकार ऐसी नहीं बनी कि जो गिरे हुए वोटों का, पड़े हुए वोटों का, जिसको 50% भी मिला हो। यानी एक भी सरकार सचमुच प्रतिनिधि सरकार नहीं। 30% वोट मिलते हैं, 25% वोट मिलते हैं और सरकार बन जाती है, जबकि मिलना चाहिए 50% से ज्यादा। जी। तो पहली बात तो ये। दूसरे, हमारे यहाँ जो सांसद चुने जाते हैं वो भी कोई 50% वोट से नहीं चुने जाते। ज्यादातर सांसद हमारे यहाँ 50% से भी कम वोट उनको मिलते हैं, उससे चुने जाते हैं। ठीक है। सांसद और सरकारें जो चुनी जाती हैं, ये गिरे हुए, पड़े हुए वोट के 50% से कम पे चुनी जाती है। और अगर कुल वोट की तुलना करें तो ये 25-30% वोट पे ही सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, सरकार बन जाती है। तो प्रतिनिधि सरकारें बने, इसके लिए हमको चुनाव पद्धति को बदलना चाहिए। नंबर 1। दूसरा, भ्रष्टाचार दूर करने के लिए ये जरूरी है कि नेताओं को मंत्री और विधायक, सांसद बनने के बाद बहुत पैसे की जरूरत न हो। ये कब होगी? कि जब चुनाव में खर्चा कम होगा। तो पार्टियों के खर्चे पर भी रोक लगनी चाहिए। अभी तो हमारे पास सांसदों और विधायकों के खर्चे पर रोक है, पार्टियों के खर्चे पर कोई रोक नहीं। इसलिए पार्टियां अंधाधुंध पैसा इकट्ठा करती, अरबों खरबों रुपया इकट्ठा करती है और उसका कोई हिसाब नहीं। उस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। और इसी तरह से हमारे संविधान में और कई सुधारों की जरूरत है, जिन पर हमको तुरंत ध्यान देना चाहिए। सर, जितनी भी दिक्कतों का आपने यहाँ पे हवाला दिया, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी वीकनेसेस हैं, सर इन पे तो बात सालों साल होती रही है। पिछले गणतंत्र पे भी हम यही बात कर रहे थे, उससे पहले भी यही बात कर रहे थे। तो सर आखिर इस तरह की वीकनेसेस होने के बावजूद उनको दुरुस्त हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जी, उसका कारण है हमारे नेताओं का स्वार्थ है। जैसे कि मैं ये मानता हूँ कि जो भी चुनाव लड़े जी, उसको अपनी सारी चल अचल संपत्ति का, अपने परिवार की सदस्यों की चल अचल संपत्ति का भी पूरा विवरण प्रकाशित करना चाहिए। अभी देखिए, पाकिस्तान में 300 सांसदों को उन्होंने मुअत्तल कर दिया। ठीक है सर। क्योंकि वो अपनी निजी संपत्ति का कोई विवरण ही नहीं देते जी। हमारे यहाँ जो विवरण देते हैं वो भी झूठा है, पूरा नहीं है, साफ नहीं होता। तो वो भी करना चाहिए। और सिर्फ ये सांसदों के लिए ही नहीं, प्रत्येक नौकरशाह के लिए ये अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है। मैं इस सरकार को बहुत बधाई देता हूँ जी कि उसने नियम बनाया है कि सारे बड़े नौकरशाह अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण दें। लेकिन मैं पूछता हूँ कि कितनों ने दिया है और उस विवरण को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता? अपनी संपत्ति क्यों छुपाते हैं? ठीक बात सर, ठीक बात। प्रकट करें, सारा खुला खेल हो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं सुधार की। ठीक है सर, तो नियम बनाने में और उनको एग्जीक्यूट करने में बीच में बहुत बड़ा फासला है जो तय करना बाकी है, और इसी फासले को असल में आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोफेसर मनिंदर, अगर समाज और राजनीति के हिसाब से गणतंत्र को समझें तो क्या सर ये गण और तंत्र आपको इन दोनों ही परिप्रेक्ष्य में साथ दिखाई देता है क्या, या इनके बीच में बहुत बड़ा फासला है जिसको पाटने में अभी समय लगेगा? मनिंदर जी, आवाज मिल रही है आपको? ऑडिबल हूं मैं आपके लिए? सुनाई दे रही है आपकी आवाज। जी सर, मैं फिर से अपना प्रश्न दोहरा रहा हूं। सर, हम राजनीति और समाज के लिहाज से गणतंत्र के मायनों को समझने की कोशिश करें तो आपको क्या दिखाई देता है सर? गण और तंत्र साथ साथ है क्या? अगर साथ नहीं है तो फिर इनके बीच के खाई जो है फासले की, उसको दूर करने के लिए, उसको पाटने के लिए क्या करना होगा हमको? कितनी बड़ी चुनौती है ये? वैदिक जी ने अभी बताया कि बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है
ये हमारा जो रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है वो सही नहीं है। इसके पीछे जो बड़ा कारण है वो ये है कि हमारा केंद्र के बीच में बहुत बड़ा फासला बढ़ा है और बढ़ता ही जा रहा है जी। क्योंकि जो नीति रहे हैं वो बिल्कुल अलग है, कोई बना है। ये सोचिए कि सबसे नीचे के लोगों को क्या, उसके बदले में पहले भी बताया कि का वर्चस्व इस वक्त है वो तंत्र के ऊपर काफी बढ़ता जा रहा है। इधर जो इनइक्वालिटी वो बढ़ रही है, इसलिए पॉलिटिकल लीडर्स को ऐसे लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है जो जी इलेक्शन लड़ने की जो ग्रासरूट के वर्कर्स लगे होते हैं, इलेक्शन मैनेजमेंट हो रहा है। जो के कार्यकर्ता धन इकट्ठा करते थे और उसके द्वारा पार्टी, अब उसके बदले धन कहीं और से इकट्ठा हो रहा है। आप ये उनके टोटल मिले हुए धन का विश्लेषण करेंगे कहाँ से आया है, तो पार्टी वर्कर से आया हुआ 0.01% भी नहीं हो है कि गन का जो इन्वेस्टमेंट है तंत्र में वो घटता जा रहा है। और इसको ठीक करने के लिए बहुत जरूरी कि नए सिरे से संवाद हो राजनीतिज्ञ और आम जनता के बीच में। और जनता की जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग है उसकी बड़ी जरूरत है ताकि वो ऐसे लोगों को रिजेक्ट कर सकें जिनका जनतंत्र में विश्वास नहीं। वो मार्केट मैनेजमेंट की तरह जनतंत्र को मैनेज के सत्ता पे काबिज होने के बाद थियरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन का मूल है कि एक व्यक्ति 1 लाख 2 लाख 5 लाख व्यक्तियों को रिप्रेजेंट कर सकता है। वो रिप्रेजेंटेशन हो जाती है सिर्फ चुनाव होके जब वो सत्ता में पहुंच जाता उसके बाद कोई सिलसिला नहीं है। यदि कोई नैतिकता से काम नहीं चलेगा, यदि कोई इंस्टीट्यूशनलाइज तरीका हो उनके बीच में संवाद का, तभी कुछ हो सकता है। आप देखिए ठीक है, तो तरीके अपना ग्राम स्वराज का पंचायती राज लाने की कोशिश की जी। पंचायती राज में भी संवाद खत्म हो गया। ये एक तरह से डिलीवरी मैकेनिज्म बन गया जी। एक एमपी को एक गांव सुपुर्द दिखाते वो काम करें। आप मुझे बताएं कि कौन कौन से एमपी ने किस गांव में, तभी आपको ये प्रोग्राम करना चाहिए। इस एमपी का कैसा विकसित हुआ, गांव को सिलेक्ट किया, उसमें क्या। तो जो भी चैनल्स हमारे संवाद के थे वो टूटते जा रहे हैं। यहाँ तक कि हम कृषि के लिए नियम बना रहे हैं और हमारा किसानों से संवाद नहीं है। हम यूनिवर्सिटी के लिए नियम बना रहे हैं, हमारा प्रोफेसर और स्टूडेंट संवाद नहीं है। इस संवाद हर एक लेवल पे टूटता जा रहा है। ये जनतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, भारत में नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया में जो एक अथॉरिटेरियन मोड अभी ठीक है। तो गण और तंत्र को अगर एक साथ करना है तो संवाद स्थापित जरूर करना होगा। बिना संवाद स्थापित किए इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। सर आप मेरे साथ रहिएगा। सुरेंद्र कुमार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सर रहिए मेरे साथ। आप सुरेंद्र कुमार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, गांधी विचारक हैं। सुरेंद्र जी, असल में हम देखते हैं आम आदमी की जो गरीबी रेखा है वो और गहरी होती जा रही है और ये इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि कुछ लोग तो धरती माँ को ओढ़ रहे हैं, बिछा रहे हैं और बस जिंदगी को ढो रहे हैं। सर ऐसे में गणतंत्र के मनोबल और साहस को आप कैसे देखते हैं? कितना दुरुस्त करने की जरूरत है चीजों को यहाँ पे? देखिए, आपने जो प्रश्न उठाया है बिल्कुल मौजूद प्रश्न है। आप देखेंगे कि जिस समय संविधान बना था, हमारे संविधान निर्माताओं ने के मन में ये कल्पना थी और इस तरह की नीतियां बनाने का प्रारूप तैयार किया गया था कि जो अंतर होगा आर्थिक रूप से वो 1-20 को घटा करके 1-10 से ज्यादा नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन आज के दिन में आप देखेंगे कि वह फासला तो इतना बड़ा हो गया है कि उस फासले को मापना बहुत कठिन हो रहा है। बिल्कुल। इसके कारण आम जनता की कठिनाई बहुत बढ़ती चली जा रही है और उस कठिनाई में जो तंत्र है उससे गन जो है सो बहुत दूर होता चला जा रहा है। इस संकट को दूर करने के लिए हमारे समूचे आर्थिक ढांचे और आर्थिक जो आधार है उनके ऊपर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। और महात्मा गांधी ने अपने हिंद स्वराज में एक वैकल्पिक व्यवस्था का सुझाव रखा है जिसको उन्हीं के शिष्यों ने आजादी के बाद खारिज कर दिया और बाद के दिनों में जब से ये ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ है तब से और वो उसको दरकिनार कर दिया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में जो आम जनता के हित में जो नीतियां हैं उसका पालन नहीं होगा, वैसे नीति नहीं बनेंगे
तो आज आप देख रहे हैं कि किसानों के ऊपर किस तरह का स्थिति बनाया है और किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आकर के सत्याग्रह कर रहे हैं। नहीं, लेकिन सुरेंद्र जी मैं ये भी समझना चाहूंगा आखिर फिर ये संवादहीनता क्यों है, कम्युनिकेशन गैप क्यों हो रहा है? अगर गणतंत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए संवाद ही एक बहुत बड़ा जरिया है तो फिर ये हो क्यों नहीं पा रहा है सर? संवाद के लिए जो संस्थाएं और संगठन बने थे वह बिल्कुल असफल हो रही हैं। जैसे आप देखें कि संविधान के अंदर संसद और विधानसभाओं की स्थापना की गई थी, जहां जनता के प्रतिनिधि और शासक दल के बीच में या शासकों के बीच में संवाद होगा। लेकिन अब आप देखेंगे कि अगर पहले से और आज के दिन में आएंगे तो मात्र संवैधानिक फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए संसद और विधानसभा सभाओं के बैठकें बुलाई जा रही हैं। वहाँ किसी भी जनता के हित पर कोई बहस लंबे समय तक करने के लिए कोई तैयार नहीं है, न सरकार और न विपक्ष, क्योंकि दोनों के बीच में एक तरह से शासन में बने रहने के लिए एक समझौता हो चुका है। और इसलिए और संवाद की और भी दूसरी संस्थाएं आप लेंगे, पंचायत तक आ जाएंगे उतर के, जहां ग्राम सभा और आम सभा की चर्चा की गई है, वो सब बिल्कुल कोई संवाद का तो संस्थाएं जो संवाद के लिए कायम हैं वो अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी तरह से नहीं कर रही है और इस कारण से संवादहीनता की स्थिति बनी है। ठीक है, आप रहिए सभी से। रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर भी मेरे साथ हैं। कोचर साहब, असल में सच्चे गणतंत्र के असल मायने में सार्थकता कब होगी? वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन सी अनिवार्यताएं हैं जिनको पार करके ही हम सच्चे गणतंत्र के नजदीक पहुंच पाएंगे? सबसे अहम जो मैं ये इसको मानता हूँ कि जब तक हमारे देश में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं आएगा, हमारे बच्चे से लेके ऊपर तक जब अपना अनुशासन उनके अंदर नहीं पैदा होगा, ये चेंजेस हमारे देश में नहीं आ सकते। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि मिलिट्री कंस्क्रिप्शन होनी चाहिए हमारे देश में। 3 साल के लिए हर एक सिटीजन हमारे कंट्री का उसको फौज में नौकरी करनी चाहिए जी। जैसे कि आप ग्रेट ब्रिटेन में और यूनाइटेड स्टेट्स में देखते हैं। और इसकी खास वजह है कि जब एक बार कोई भी युवक को 3 साल के लिए ऐसी ट्रेनिंग मिलती है तो उसकी सोच देश के लिए भी बदली होती है जी। हमारे देश में आज की डेट में बाहर के दुश्मन से ज्यादा अंदर के दुश्मन ज्यादा है। एग्जैक्टली जो हमारे देश को तरक्की नहीं करने दे रहे। कोई भी चीज अगर गवर्नमेंट अगर कानून लाती भी है तो आपने इसको देखा है कि कई ताकतें ऐसी हैं जो काम कर रही हैं जिनको दूसरी कंट्री से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है और वो ये एजेंडा जो है अपना उसको देश में अपना चलाते हैं और उसकी वजह से देश हमारा आगे नहीं बढ़ पा रहा है जी। चाइना का एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, आज बॉर्डर में जो हमारी हालत है, जो आईबॉल टू आईबॉल है चाइना के साथ, और हमारा जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो हमारे जीडीपी का खाली 1.6% है और चाइना 8 से 9% तक खर्च करता है अपना जीडीपी अपना डिफेंस के लिए। जब तक हम अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे तो ये जो देश है हमारे, जो हमारे नेबर्स हैं, ये हमको हमेशा चुनौती देते रहे और हम फिर इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट करते हैं इस टाइम पे, बिकॉज हमारे पास वो हथियार नहीं होते हैं जिसके साथ हम उसको दुश्मन का मुकाबला कर सके।
तो ये सारी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है, हम सबको ठीक। तो बड़े स्तर पे असल में सोचे जाने की जरूरत है, क्योंकि बिना बड़े स्तर पे बड़ी योजनाएं बनाए इन कमियों को दूर नहीं किया जा सकता। आप सभी खास मेहमान मेरे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो चर्चा को आगे यहीं से बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि गणतंत्र के आगे वो कौन सी चुनौतियां हैं जो हमारे देश को इस वक्त समझ लेनी ही चाहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लोकतंत्र और सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। सीनियर जर्नलिस्ट वेद प्रताप वैदिक भी हमारे साथ हैं। वैदिक सर, असल में 7 दशक हो गए सर हमें आजाद हुए, लेकिन आज भी अगर हम इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि देखिए कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिनसे निपटने की जरूरत है, तो आपको क्या लगता है कि समय की रफ्तार के साथ हम मैच नहीं कर पा रहे या अभी हमें और तेज रफ्तार करने की जरूरत है? वैदिक सर, चलिए वैदिक सर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। सुरेंद्र खुराना हमारे साथ मौजूद हैं, सुरेंद्र कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। तो सुरेंद्र जी, क्या लगता है कि आजादी के इतने बरस बाद भी अगर चर्चा का विषय सालों से यही है कि हमारे देश के आगे, हमारे गणतंत्र के आगे चुनौतियां क्या है, तो हम कहां पीछे रह जा रहे हैं? कौन सी कमियां हैं जिनको असल में हम दूर नहीं कर पा रहे हैं? असल में हमने जो अपने प्राथमिकताओं का जो निर्धारण किया वही उसी में दोष है, क्योंकि हमने जिस बातों पर बल देना चाहिए था हमारे देश में, जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास, इन पे जिस तरह से बल और जिस सुनियोजित ढंग से इस विषय को आगे ले चलना चाहिए था, उस ढंग से हम नहीं ले चल पाए। इसके कारण आज जो तो आप देखेंगे बेरोजगारों की फौज भी तैयार है, और रोजगार का माने जो हमने समझाया इतने दिनों के अंदर में, उसका अर्थ ये था कि सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी को ही लोगों ने रोजगार मान लिया, जबकि गांधी के अर्थव्यवस्था में स्वरोजगार और स्वावलंबन की बात कही गई थी, लेकिन पूरी बात को हमने उलट दिया। और आज हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आम आदमी को अपने जो भी सरकारें आई उनकी नीतियों के कारण उनको हाशिए पर ढकेल दिया गया है, और एक विशेष वर्ग पैदा हो गया है जो अपनी सुविधाओं से सरकार तथा आर्थिक नीतियों का संचालन कर रहा है। आज के दिन में ये सबसे बड़ी चुनौती है गणतंत्र के सामने। अगर इसको हम नहीं ठीक कर पाएंगे तो निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम होगा। जी, रहिए हमारे साथ सर। प्रोफेसर मनिंदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर मनिंदर, असल में अगर हम अपनी प्रतिबद्धताओं की बात करें, एक आम नागरिक की प्रतिबद्धताओं की बात करें, तो क्या वो भी काफी संकीर्ण होती जा रही है? जितनी व्यापकता उसमें दिखाई देनी चाहिए उतनी व्यापकता दिखाई नहीं देती। उसमें कितनी सुधार की गुंजाइश दिखाई देती है सर? और जो प्रतिबद्धताएं हमारी होनी चाहिए आम नागरिक से, उसमें भाग आई है। मैं अभी जो कुछ दिनों में ऊपर हैं मैं उनका विश्लेषण कर रहा था जी। आप देखें कि उसमें जो का इमेज क्रिएट हो रहा है, कई जनतंत्र को लेकर उसमें ही एक तरह से जो कमिटमेंट पहले आप कभी देखते होंगे वोट करने के मामले में या पोजीशन देने के मामले में, वो कब होता है। ये तो एक बड़ी समस्या हमारे लिए हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। ये संभावनाएं अभी भी बहुत हैं कि लोगों में उस नैतिकता को पुनः जाए जो कभी गांधी, नेहरू, टैगोर जैसे लोगों में था। माफ कीजिएगा, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि उस नैतिकता को लाने के लिए सबको देने की जरूरत है। पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में कहीं ट्रेनिंग की बात नहीं थी। गांधी, नेहरू, टैगोर, अम्बेडकर, तमाम लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं थी। जब हम सामाजिक कंसर्न से जोड़ लेते हैं तब इस तरह की नैतिकता को अपने आप लाते हैं। हमारी समस्या हो रही है ये कि जो नव उदारवादी विचारधारा फैली है उसने घोर व्यक्तिवादी बना दिया है जी। इस घनघोर व्यक्तिवाद से कैसे लोगों को निकाला जाए, ये एक बड़ी समस्या है और इससे निकाले जाने की पूरी संभावना है, निकल सकती है। इसलिए आप देखेंगे कहीं कहीं, मैंने कई बार फील्ड वर्क में देखा है जो चुनाव के दरमियान होता है, किसी कॉन्फ्रेंस में आप जाएंगे ऐसे व्यक्ति को जीतते हुए देखकर जिनके पास जो संदेश है, ना उनके पास पैसा होता है, जाति समीकरण होता है, फिर भी वो जीत जाते। उस नैतिकता को जब भी जनता के पास जी
ठीक है, तो सर इन प्रतिबद्धताओं को असल में दोहराने की जरूरत है इस मौके पर, और ये मौके हमारे जीवन में बेहद खास हो जाते हैं। वेद प्रताप वैदिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैदिक सर, असल में अगर हम राजनीति को या आपकी निगाह से समझने की कोशिश करें तो क्या लगता है कि राजनीतिक मतभेद जो एक स्वस्थ राजनीति के लिए जरूरी हो सकते हैं, लेकिन वो मतभेद भी अब नीतिगत ना होके व्यक्तिगत होते जा रहे हैं, और उनका व्यक्तिगत होना असल में नीतियों पर प्रहार है एक तरीके से। आप कैसे विश्लेषण करते हैं सर? आप फिर से दोहरा दीजिए सर। वैदिक सर, मैं कह रहा था आपसे कि अगर राजनीति के लिहाज से, राजनीति को इस चुनौती के लिहाज से आपकी निगाह से समझे तो सर आपको क्या लगता है राजनीतिक मतभेद जो किसी भी लोकतंत्र के लिए एक अच्छे संकेत हो सकते हैं, वो भी अब व्यक्तिगत होते जा रहे हैं, नीतिगत नहीं है, नीतियां उनमें नहीं दिखाई देती, जो कि बहुत जरूरी है असल में? असल दिक्कत क्या है कि हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बन गई। एक आध किसी दल को छोड़कर सारे दल या तो पारिवारिक कंपनियों की तरह चल रहे हैं, या बाप बेटा कंपनी, भाई भतीजा कंपनी, या भाई भाई कंपनी, या माँ बेटा कंपनी, इस तरह से चल रहे हैं। उनमें आंतरिक आजादी बिल्कुल नहीं है, कोई खुल के बोलता नहीं। संसद का हाल भी यही है और राजनीतिक दलों का हाल भी यही। वो जमाना गया जब महावीर त्यागी खड़े होके जवाहरलाल नेहरू को लोकसभा में फटकार लगा देते। ठीक बात। लोकसभा में कौन क्या बोलेगा, पार्टी के अंदर ही लोग बोलते नहीं। कैबिनेट के अंदर बड़े बड़े प्रस्ताव आते हैं जिससे कि हजारों लोगों के प्राण खतरे में पड़ जाते हैं, लेकिन कोई मंत्री खड़े होकर ये बोलने वाला नहीं है कि भाई इसके परिणामों पर भी विचार करो जी, क्या इसमें भला बुरा है, इस पर भी बहस करो। कोई बहस होती नहीं है देश में। नेता लोग अपने मन की बात करते हैं, लेकिन दूसरों के मन की बात कोई सुनता नहीं। समय नहीं है उनके पास, कोई संवाद है नहीं, और कोई लोकतंत्र बिना स्वस्थ संवाद के जीवित रह नहीं सकता है। अभी तक आप देखो कि हमारे देश में 6 साल हो गए, आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई जिसमें लोग खुलेआम देश के जो अपने आप को सर्वोच्च नेता कहते हैं उनसे प्रश्न कर सके। अरे इतना क्या पत्रकारों से डरते हैं? पत्रकार क्या कर लेंगे? आखिर में वो भी देशभक्त हैं, उनको भी देश के हितों की चिंता है, लेकिन डायलॉग क्यों नहीं? और डायलॉग की कमी है जिसकी वजह से किसान आज इतना बुरी तरह से आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने जो आदर्श उपस्थित किया है अहिंसक आंदोलन का, अनुशासन का, वो सारी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। लेकिन उनकी बात ठीक है या नहीं है, इस पर कोई खुल के बहस न संसद में हुई, न संसद की किसी सिलेक्ट कमेटी में हुई, न देश के किसी सार्वजनिक मंच पर भी। तो अगर इसी तरह से सब चलता रहा देश के अंदर तो बहुत गड़बड़ होने की संभावना है, बहुत आशंकाएं हैं। मैं ये समझता हूँ कि देश में खुली बहस का वातावरण बनना चाहिए, पार्टियों को अंदर से खुलना चाहिए, संसद का जो पूरा इस्तेमाल है वो होना चाहिए। आप देखिए अदालतों की और प्रेस की भी कितनी हालत खराब है। यानी विधान पालिका और कार्यपालिका तो है ही, जो खबर पालिका है और जो न्यायपालिका है वो भी जैसी भूमिका उसको अदा करना चाहिए कहीं होती नहीं। ज्यादातर टीवी चैनल्स को देख लीजिए, ज्यादातर अखबारों को देख लीजिए और हमारे न्यायाधीशों को देख लीजिए, वो ऐसा लगता है कि सरकार के इशारों पर नाच रहे हैं। इससे लोकतंत्र जिंदा रहेगा क्या? लोकतंत्र को अंदर से हम खोखला कर रहे हैं। पत्रकार भी, न्यायाधीश भी और सांसद भी, उनकी जिम्मेदारी, जवाबदेही जनता के प्रति पहले है, नेताओं के प्रति बाद में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोकतंत्र के सभी स्तंभों के एक साथ काम करने की जरूरत है और ये बहुत जरूरत दिखाई भी देती है। सर रहिएगा मेरे साथ आप प्लीज। हमारे साथ राजन कोचर भी है, रिटायर्ड मेजर जनरल। कोचर साहब, असल में एक तरफ हम सुपर पावर बनने की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम बेसिक नीड्स, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, इनके लिए स्ट्रगल करते दिखाई देते हैं। तो ऐसे में इस गणतंत्र के क्या मायने रह जाते हैं एक आम आदमी की निगाह से? देखिए, आज जो आम आदमी है हमारा, वो इतना वेल ऑफ नहीं है, या वो अपनी फैमिली को इतना तरीके से, अच्छी तरीके से उसको एजुकेशन नहीं दे सकता है। और आपने देखा है कि कोरोना के आने के बाद कितने लोगों को जॉब्स नहीं रहे उनके, और
फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा रही। मैं वो एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ हूँ और इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम बहुत ही सीरियस है, बिकॉज जब तक हम अपने लोगों को रोजगार नहीं दे पाएंगे और उनको 2 वक्त की रोटी नहीं अश्योर कर सकते हैं हम लोग, तो हम बाहर की ताकतों के साथ कैसे मुकाबला कर पाएंगे। एग्जैक्टली। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जो भी सरकारें आती हैं उनको एक सिंसियरिटी और इंटेग्रिटी के साथ देश की प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहिए। प्रॉब्लम ये है, अब हम सब ने आज हम डिस्कस किया है कि इलेक्शन में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और जो अगर जिसको अगर उसको सीट मिलती है तो वो उसके लिए भी पैसे देता है, तो बाद में वो अपने पैसे को वसूल करेगा ना। और इसीलिए ये करप्शन हमारी, हम इसको एनकरेज करते हैं। हमने एक सिस्टम बना लिया करप्शन का। जम्मू एंड कश्मीर में मेरे 3 टेन्योर वहां पे रहे हैं जी, और वहां पे मैंने देखा इतनी वहां पे गरीबी है। जी जी जी। गवर्नमेंट ने 20 साल 25 साल हो गए हैं वहां पे लोगों के लिए कुछ नहीं किया है, बट उनके लोग और उनके जो बच्चे हैं वो हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में जाते हैं पढ़ने के लिए। तो ये सारी जो पॉलिटिकल हमारा जो सिस्टम है, हम जिनको इलेक्ट, ठीक सर, तो बड़े बड़े आंकड़ों की सीढ़ी पे चढ़ के जब हम देखते हैं देश को तो तस्वीर कुछ और दिखाई देती है, लेकिन धरातल पे जब बात की जाती है तो तमाम तरह की कमियां जो तमाम मेहमानों ने आज गिनाई वो सामने नजर आती हैं, जिन पे काम करने की जरूरत है। लेकिन फिर भी हमारा देश सशक्त है, सफल है और प्रगति की राह पे आगे बढ़ता रहेगा, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो 72वें गणतंत्र की ओर हम बढ़ चुके हैं और उम्मीद करते हैं ये सिलसिला यूं ही बढ़ता रहेगा। फिलहाल लोकतंत्र में आज के लिए इतना ही।